बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर अलजब्रा, वेक्टर एंड स्केलर के रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और उसके एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन के जो रूल्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। शुरू में तो इंट्रोडक्शन है कि वेक्टर किस तरह से बनाए, तो इससे फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके जी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फर्स्ट डेफिनेशन डेफिनेशन 1 में आप देखें, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इन्वॉल्व हों। खाली मैग्नीट्यूड या खाली डायरेक्शन से वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है? या तो आप वेक्टर का नाम लिख के उसके ऊपर एक एरो लगा दें, या फिर कोई भी लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान है उसको एक नाम वेक्टर का दे दें। लाइक ए बी जो है दो पॉइंट्स हैं, तो उनके दरमियान जो लाइन सेगमेंट है उसको ए का नाम दिया और उसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट किया। एक और जो है वो तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो है कि आप जो है वो ऊपर लाइन लगाने की बजाय लेटर को बोल्ड कर दें, तो उससे भी वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके जी, ए बी वेक्टर के हवाले से जो है देखें, ए बी वेक्टर किस तरह से, द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर वेक्टर ए बी स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पॉइंट, या फिर एंड पॉइंट भी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ वेक्टर, और इसके साथ जो है वो इसकी डायरेक्शन भी मेंशन की जाती है। तो वेक्टर जो नोटेशन है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती। ओके, ये बेसिक हमारे पास जो है वो डेफिनेशन थी एक वेक्टर की। अब हम देखते हैं स्केलर के हवाले से कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अ क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ सर्टेन नंबर एसोसिएटेड विद suitable unit without any mention of direction in space is known as scalar. Like time, mass, length, volume, density, इन सब की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐसी क्वांटिटीज इनको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये हम वहां भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास यहाँ एग्जांपल दी है पी और क्यू के हवाले से, वहां हमने ए और बी के हवाले से जो है वो डिस्कस की है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, अगर आपके पास कोई पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वेक्टर OP जो होगा उसे हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये इसकी जो है वो सिंपल डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है कि कोई भी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। लाइक आपके पास पॉइंट P है, ओरिजिन से P तक का जो डिस्टेंस है उसको वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया है, तो R एक जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह ओ ए, ओ बी, ओ सी, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये सारे के सारे आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर हमेशा जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से देखा जाता है। उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, इसको आप जो है वो क्लियरली समझ लें। ये भी पोजीशन वेक्टर से ही रिलेटेड है। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई वेक्टर ओ पी मौजूद है या कोई पॉइंट P मौजूद है स्पेस में। ओ
से लेके P तक एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसको हमने R नाम दिया है। अब अगर हम देखें ये जो वेक्टर OP या वेक्टर R है ये x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना लेते हैं। अगर हम कह देते हैं कि x एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ ये एंगल बीटा और z एक्सिस के साथ ये एंगल गैमा बनाता है, तो इन एंगल्स के जो कॉज हैं उनका कोसाइन लेना उन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। द कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा are called direction cosine of vector A and usually denoted by L, M and N respectively. L का मतलब है cos alpha, M का मतलब है cos बीटा, N का मतलब है cos gamma। ये आप देखिए ये ट्राइंगल ली है पॉइंट A, P और O किस तरह से लिया है जी। ये आपके पास पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, इससे वेक्टर OP बनाया। अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं x एक्सिस पे और वो इसको आके कट करे पॉइंट A पे, और पॉइंट A पे वो जो है परपेंडिकुलर कट कर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा x एक्सिस पे, तो ये ट्राइंगल OAP बना रहे। तो ये जो एंगल है कौन सा एंगल OP, इसका जब आप कॉस एंगल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब जाहिर बात है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर आप देखें जो आपके पास ये एंगल कॉस है अल्फा, कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास क्या है OA के इक्वल है, या ये x से मेंशन किया, और हाइपोटेन्यूज आपके पास OP मतलब R के इक्वल है। तो ये जो रेशियो है इसका OP अपॉन R, उसको हम क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लाइक यहां मेंशन किया कॉस अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन R, x मतलब डिस्टेंस OA टू OP, इसे हम जो है वो डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसी तरह से अगर बीटा के लिए देखेंगे तो हमारे पास y अपॉन R, y मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा पॉइंट P से y एक्सिस पे वो और वेक्टर का साइज, और cos गैमा होगा z अपॉन R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन z एक्सिस फ्रॉम पॉइंट P, और उसके बाद R जो है आपके पास टोटल वेक्टर आएगा। Thus the coordinate of point P may be expressed as LR, MR, NR, मतलब जो पॉइंट X, Y, Z हैं वो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं LR, MR और NR से, क्योंकि cos अल्फा की वैल्यू L है, अगर यहाँ L पुट कर दिया जाए R इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट X आपके पास आ जाएगा, वो होगा L इंटू R। इसी तरह MR आपके पास कैसे आएगा, cos बीटा की वैल्यू हमने डायरेक्शन कोसाइन को M से रिप्रेजेंट किया है और cos गैमा के डायरेक्शन कोसाइन को N से रिप्रेजेंट किया है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। ओके जी, एक और चीज आप नोट देख लें कि L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर ले लें तो वो 1 के इक्वल आएगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ये हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है उसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें दी हुई हैं। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। लाइक एक पॉइंट है A टू A जो पॉइंट होगा, डॉट होगा, वो मैग्नीट्यूड जीरो रखता है क्योंकि सिंगल डॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम जीरो मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर कह सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई एक पॉइंट जो है वो नल वेक्टर होता है। उसके बाद है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है ए कैप से, उसके ऊपर जो लाइन की बजाय कैप लगाई जाती है। यूनिट वेक्टर आप फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, ये आपके पास है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेक्टर इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा और उसका साइज 1 होगा, जब उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फुल वेक्टर आएगा। उसके बाद हमारे पास है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर यह होता है कि स्पेस में किसी एक वेक्टर के पैरेलल किसी भी पॉइंट पे कोई दूसरा वेक्टर
ड्रॉ कर लिया जाए तो उसे एक दूसरे का फ्री वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट सी डी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के फ्री वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर की जो है वो कुछ डेफिनेशंस है। कुछ जो है वो यूनिट वेक्टर के पॉइंट्स हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो पैरेलल हों सेम लाइन के या एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हों दोनों वेक्टर, तो उनको भी हम कोलिनियर वेक्टर ही कहेंगे। उसके बाद है इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ओके जी, फिर हमारे पास हैं जी कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन के अंदर मौजूद हो। मतलब कोई वेक्टर अगर वाई जेड प्लेन में है, लाइक ए बी सी, ये सारे के सारे वाई और जेड प्लेन में मौजूद हैं, तो इन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। लोकलाइज्ड और बॉन्डेड वेक्टर, अ वेक्टर विच कैन नॉट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, whose line of action is fixed, is called localized or bonded vector. Force, momentum are the example of localized vector. Like आपके पास ऐसे वेक्टर जिसको शिफ्ट ना किया जा सके अपने ही पैरेलल, उसे हम कहते हैं लाइक किसी एक पॉइंट पे फिक्स्ड हो, उसको आप चेंज ना कर सकें। लाइक फोर्स जिस तरह किसी एक डायरेक्शन में फिक्स अप्लाई की जा रही होती है, तो आप उस वेक्टर को जो है शिफ्ट नहीं कर सकते अपने ही पैरेलल में, तो ऊपर या नीचे नहीं लगा सकते। लाइक एक बॉक्स है, उस पर एक पॉइंट पे फोर्स लगाई जा रही है, तो आप उसी के पैरेलल उस वेक्टर को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, बल्कि उसी पॉइंट पे ही रखेंगे, तो ऐसे वेक्टर को हम बॉन्डेड वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर विच पास थ्रू कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स। लाइक आपके पास ए बी सी तीनों एक ही पॉइंट से जो पास हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कंकरेंट वेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए बी है, अगर हम इसका नेगेटिव ले लेंगे तो डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगी। मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? वो 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का जब भी हम नेगेटिव लेंगे तो वो उस वेक्टर के एंटी पैरेलल आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वल वेक्टर डिस्कस कर लिया, नेगेटिव। उसके बाद कुछ हमारे पास जो है वो एक रिमार्क है। रिमार्क देख रहे हैं, द वेक्टर डिफाइंड above are such that any of them may be subjected to its parallel displacement without changing its magnitude and direction. Such a vector called free vectors. Throughout we will be dealing with free vectors only. अच्छा जी, फ्री वेक्टर और बॉन्डेड में फर्क यहां पे एक देख लें कि फ्री वेक्टर वो होते हैं जो किसी भी पॉइंट पे ऊपर या नीचे शिफ्ट किए जा सकते हैं। लाइक आपने किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट मेंशन की है, तो उसको किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट लेके और पैरेलल उसके डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो फ्री वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन फोर्स का जो वेक्टर है वो एक पॉइंट पे लग रहा होता है, तो आप उसे शिफ्ट नहीं कर सकते, वो बॉन्डेड वेक्टर है। मतलब फ्री और बॉन्डेड वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट एट स्केलर एंड वेक्टर्स। तो हमारे पास जो है वो टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ मेजर जो डिफरेंस आ रहा है वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जब हम स्पीड का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब है हम जस्ट जो है वो मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, उससे हमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। ओके जी, कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये पीडीएफ में आपको जो है वो लिंक भेज दूंगा, आप पीडीएफ को जो है इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या प्रिंट आउट करके बाद में सॉल्व कर सकते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर है, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लेते हैं अगर कोई वेक्टर की टाइप रह गई हो। नल और जीरो वेक्टर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जिसको जो है ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसे नल वेक्टर कहते हैं। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जो है ही जीरो तो वो कैसे वेक्टर होगा, तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है, लाइक आपका बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है, लेकिन बैंक अकाउंट इटसेल्फ मौजूद है। और दूसरा अभी बताया है कि नल वेक्टर कोई एक डॉट है तो वो भी एक नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है और मैग्नीट्यूड उसका जीरो है। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, द वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर एंड दोज हैविंग अपोजिट आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये ऑलरेडी हम स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो है वो ओ ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है ए का, ओ बी पोजीशन वेक्टर है बी का। और अगर हम बी और ए को देखें, बी माइनस ए करें तो हमारे पास ये वेक्टर मौजूद है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए जो वेक्टर आ रहे हैं बेसिकली वो क्या है, वो डिफरेंस है ओ बी माइनस ओ ए, मतलब टर्मिनल पॉइंट बी माइनस इनिशियल पॉइंट ए। तो दोनों के पोजीशन वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। पहले हम यहां देखेंगे, यहाँ कुछ बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ अ वेक्टर हम किस तरह से करेंगे, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी सी, दोनों को आपने ऐड किया और आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ए सी आ रहा है बिल्कुल ट्राइंगल की फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने किस तरह करना है इसको, हेड टू टेल रूल के मुताबिक सबसे पहले वेक्टर ए और बी को प्लेस करना है। जहां वेक्टर बी का हेड मौजूद है वहां पे वेक्टर बी सी की टेल लेनी है, और देन हेड आगे जो है वो सी पे टर्मिनल आपने लेना है। उसके बाद जब आपके पास वेक्टर बी सी आ जाए तो आपने क्या लेना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक एक हेड ज्वाइन कर देना है। तो वेक्टर ए सी आपके पास जो है वो हेड टू टेल रूल या ट्रायंगुलर रूल के मुताबिक ए सी आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर या इन दोनों का एडिशन वेक्टर आ जाएगा। इसमें जो है वो एक और आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। आपने किस तरह से लेना है, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड के पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना है। उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल को जो लास्ट वेक्टर का हेड है वहां तक ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास जो है फाइनल वेक्टर ए प्लस बी आएगा। इसी तरह से आपके पास जो है वो अगर सब्ट्रैक्शन लेनी है तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज स्पेशल केस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी। तो अगर आपके पास बी की डायरेक्शन ये है तो माइनस बी की डायरेक्शन बिल्कुल इसके 180 डिग्री अपोजिट होगी, तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो आप करेंगे वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी, तो वो बन जाएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल आप देख लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर ए मौजूद है और एक वेक्टर बी मौजूद है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो दोनों ए प्लस बी ये वेक्टर आएगा आपके पास, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी आपके पास ये वेक्टर आएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। जिस तरह यहाँ पे आप देखें आपके पास जो रिजल्टेंट है ये ए सी तक आपके पास a प्लस बी है और a सी डैश तक आपके पास a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान आपके पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस और के ए प्लस बी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी, अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो माइनस सी ए हो जाएगा। लाइक आप पहले प्लस करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो डिफरेंस भी दो वेक्टर्स का आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। ओके जी, ट्रायंगुलर लॉ के बाद आप एक और काम भी कर सकते हैं जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं कि आपके पास वेक्टर ए और बी है तो आप एक पैरेललोग्राम बना लें, बी के पैरेलल एक वेक्टर बी जो है आप ड्रॉ कर लें, ए के पैरेलल आप एक वेक्टर ए ड्रॉ कर लें। अब जो इनिशियल पॉइंट है उसको डायगोनली फाइनल पॉइंट से मिला दें तो आपके पास जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो a प्लस बी होगा। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आप c से o तक जो है वो एक वेक्टर ले लेंगे तो वो आपके पास सब्ट्रैक्शन होगा इसका। ओके जी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ देख लें। ये इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ है आपके पास कि आप एक पैरेललोग्राम बनाएं। पैरेललोग्राम किस तरह से बनाएंगे, आप एक वेक्टर ए लें, उसी के साथ वेक्टर बी लें, दोनों की टेल्स को आपस में ज्वाइन करें। आपके पास वेक्टर ए था, वेक्टर ए की टेल के साथ ही आप वेक्टर बी लगाएं और दोनों की टेल्स को ज्वाइन करें। फिर आप क्या करें, वेक्टर बी के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ करें, वेक्टर ए के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ करें और एक पैरेललोग्राम बना लें। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने जिन दो वेक्टर्स को लाइक स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल वी वेक्टर को हमने ऐड करना है तो दोनों की टेल्स को ज्वाइन करके फिर आपने पैरेललोग्राम बनाना है। तो इनकी इनिशियल टेल जहां पे आपने ज्वाइन की थी वहां से लेके डायगोनली जहां पे इनके पैरेललोग्राम के हेड्स मिल रहे हैं वहां तक आप एक वेक्टर ड्रॉ करें तो वो आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा या a प्लस बी होगा। इसे कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ओके जी, प्रॉपर्टीज हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है। आप पहले कोई भी वेक्टर ले लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका प्रूफ है तो प्रूफ की तरफ हम नहीं जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन अगर आपके पास एक से ज्यादा वेक्टर आपने ऐड करने हैं तो पहले आप a प्लस बी लें वेक्टर, उनका जो रिजल्ट है उसमें वेक्टर c ऐड कर लें, या फिर पहले b प्लस सी वेक्टर ऐड करें, उनका जो रिजल्ट है उसमें वेक्टर a ऐड करें तो आपके पास रिजल्टेंट सेम रहेगा। ये आपके पास जो है वो एग्जांपल मौजूद है कि आपके पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, दोनों को a प्लस बी पहले आपने किया, जो वेक्टर a प्लस बी आ रहा है उसको वेक्टर c के साथ आपने ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप पहले वेक्टर b लें और उसी के साथ वेक्टर c लें, ट्रायंगल रूल के मुताबिक पहले b प्लस सी करें, फिर उसमें वेक्टर a को ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एंट्री टेस्ट के हवाले से आपके पास ये जो इतनी हाई फाई एग्जांपल आपको दी जा रही हैं कि आप इस तरह ऐड करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने जस्ट ये याद रखना है कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ओके जी, थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से होगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि O इज आइडेंटिटी इन वेक्टर्स एडिशन। O मतलब ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन से ऐड कर रहे हैं किसी वेक्टर को तो वो वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। जो आपके पास वेक्टर O है जो एक पॉइंट को 0,0,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम आइडेंटिटी वेक्टर भी कहते हैं। आइडेंटिटी वेक्टर वो होते हैं जो किसी वेक्टर में ऐड हो जाएं लेकिन उनके साइज को चेंज ना करें या रिजल्ट में सेम वही वेक्टर आपके पास आ जाए। तो ओरिजिन का जो वेक्टर है 0,0,0 जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक नल वेक्टर है, वो आइडेंटिटी वेक्टर भी कहलाता है एडिशन के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर कोई क्वांटिटी हमारे पास k है, इसको हम किसी वेक्टर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a का मैग्नीट्यूड k टाइम इंक्रीज हो जाता है। लाइक अगर a की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 3 है, जब हम a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का साइज 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू नेगेटिव है तो ये साइज भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लेकिन प्रॉपर्टीज से पहले हम इसकी एग्जांपल्स को देख लें।
यहाँ पे k की बजाय जो है वो लैम्डा लिया है कि लैम्डा कोई स्केलर है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर a से तो वो उसका मैग्नीट्यूड इतना बढ़ा देगा जो लैम्डा की वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें वेक्टर a है, लैम्डा की वैल्यू 1/2 है या k की वैल्यू 1/2 है, जैसे से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो साइज हाफ हो गया। ओके जी, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइज डबल हो जाएगा, -हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे साइज भी हाफ होगा और डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइज तो डबल होगा लेकिन माइनस उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके जी, उसके बाद ये सेम इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर दो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं n और m से तो पहले n से मल्टीप्लाई होगा और फिर m से, या पहले m से और बाद में n से, तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं और दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो दो अलग अलग साइज वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा जिनकी डायरेक्शन तो सेम होगी लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंस होंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद अगर दो वेक्टर्स हों और किसी एक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा और डायरेक्शन उनकी एज इट इज रहेंगी। ओके जी, यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आपके पास ऑर्थोगोनल सिस्टम या जो आपके पास वेक्टर आई जे के जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस को, लाइक आई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, वेक्टर जे रिप्रेजेंट करता है जे एक्सिस के यूनिट वेक्टर को, वेक्टर के रिप्रेजेंट करता है के एक्सिस के यूनिट वेक्टर को। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर हों उन्हें ऑर्थोगोनल कहा जाता है। ओके जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन यूनिट वेक्टर सिस्टम। इससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, बात एक ही है कि ऑर्थोगोनल सिस्टम कहें या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। आपके पास जो है वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स आई के इक्वल है, ओ वाई जे के इक्वल है और ओ जेड के इक्वल है। ये तीनों जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई की रिप्रेजेंटेशन होती है 1,0,0, मतलब इसमें y और z की वैल्यूज 0 हैं। j की रिप्रेजेंटेशन आपके पास 0, 1,0, मतलब इसमें x और z की वैल्यूज 0 हैं। और k की रिप्रेजेंटेशन आपके पास है 0,0,1, मतलब इसमें i और j की वैल्यूज 0 हैं और k की वैल्यू 1 है या यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर की आई जे और के की फॉर्म में किस तरह से की जाती है। अगर आपके पास कोई वेक्टर p है जिसका कोऑर्डिनेट x, y और z है, अगर मैं इस पॉइंट को इनके तीनों एक्सिस तक रिलीज करूं तो हमारे पास जो y पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा, z जो पॉइंट होगा वो z एक्सिस का पॉइंट होगा और x जो है वो x एक्सिस का पॉइंट होगा। तो इनके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए i से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x उसका मैग्नीट्यूड है, i डायरेक्शन है x एक्सिस में, y मैग्नीट्यूड है, j डायरेक्शन है y एक्सिस पे, z मैग्नीट्यूड है, k डायरेक्शन है z एक्सिस पे। तो वेक्टर r जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk। ओके जी, यहां पे आपके पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। पहले तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है कि ये जो वेक्टर है वो एडिशन है तीन कंपोनेंट्स का, OQ, OS एंड OR। OQ रिप्रेजेंट कर रहा है x कंपोनेंट को, OS रिप्रेजेंट कर रहा है y कंपोनेंट को और OR रिप्रेजेंट कर रहा है z कंपोनेंट को। तो जो टोटल वेक्टर होगा वो इन सब का सम होगा। ये आपके पास है कि वेक्टर OP जो है वो इक्वल है xi प्लस yj प्लस zk, या वेक्टर R इक्वल है xi प्लस yj प्लस zk। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट फॉर्म, कि कोई वेक्टर R अब अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिवाइड हो गया है या कंपोनेंट की फॉर्म में रिलीज हो गया है। ओके जी, यहाँ पे x, y और z जो है वो कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट
आई जे के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वेक्टर कंपोनेंट बन जाते हैं। समटाइम एक्स वाई जेड आर ऑल्सो टर्म एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये जो स्केलर कंपोनेंट है इन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। और ये क्या है हमारे पास, वेक्टर डीकंपोजिशन इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके जी, उसके बाद आपके पास अगर आपने डायरेक्शन वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड लेने तो वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट। यह आपको देगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो x है, जो y है, जो z है, इनका स्क्वायर लें, उनको ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपको मैग्नीट्यूड दे देगा फुल वेक्टर का। ओके जी, उसके बाद इफ a एंड b आर एनी टू वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, एक a है और एक b है, वेक्टर a आपके पास है a1i a2j a3 के, b1i b2j b3 के, मतलब a1 x कंपोनेंट है a वेक्टर का, a2 y कंपोनेंट है a वेक्टर का, a3 z कंपोनेंट है वेक्टर a का। इसी तरह b1 x कंपोनेंट है वेक्टर b का, b2 y कंपोनेंट है वेक्टर b का और b3 z कंपोनेंट है वेक्टर b का। तो हमारे पास अगर a प्लस b होगा तो x कंपोनेंट x से ऐड होगा, y कंपोनेंट y से ऐड होगा और z कंपोनेंट z से ऐड होगा। मतलब एक रूल है हमारे पास कि जब वेक्टर्स ऐड होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स भी ऐड ही होंगे, लेकिन सेम कंपोनेंट सेम में ऐड होगा। इसी तरह अगर वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी सेम कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके सारे कंपोनेंट स्केलर वैल्यू से सेम मल्टीप्लाई होंगे। ओके जी, उसके बाद let a and b any two vector and k m are n scalar then k a plus m k। अगर वेक्टर कॉमन आ रहा है दोनों में और स्केलर अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप जो है वो स्केलर को बाहर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ दरमियान में जो है सिंबल मौजूद नहीं है, ये एडिशन का सिंबल है। ये आपके पास कुछ जो है वो इस तरह से आएगा, वेक्टर a प्लस बी, अगर जो है वो प्लस हो रहे हैं और किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, अब यहां देख लेते हैं अगर जो है वो कुछ वेक्टर कंपोनेंट एडिशन के हवाले से सेम उसी तरह वेक्टर आर है, ओपी कोई पॉइंट है, एक्स आई वाई जे की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है वो पॉइंट पी को ब्रेक किया एक्स वाई और जेड की फॉर्म में और उनको एडिशन किया है उसी तरह से, कोई इसमें जो है वो हाई फाई चीज नहीं है। और मैग्नीट्यूड उसी तरह तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम करके आपने स्क्वायर रूट ले लेने, और अगर डिफरेंस होगा तो सबका डिफरेंस होगा, सम होगा तो सबका सम होगा। ये सिंपल सा है कंपोनेंट्स के हवाले से। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल आप बाद में देख लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अभी हम जो है वो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके जी, उसके बाद कुछ यहाँ से देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं और उनके दो कंपोनेंट हैं एक्स और वाई कंपोनेंट, लाइक आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है ब्लू कलर से और ये वेक्टर बी है। आपने ट्रायंगुलर रूल से ए और बी को ऐड किया, वेक्टर बी को उठाया, वेक्टर ए के टेल के साथ मिलाया, ये ग्रीन कलर से वेक्टर बी है, तो ए और बी आपके पास वेक्टर आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर ए वेक्टर के मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करूं, ये ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो एम क्यू जो प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया है तो ओ से लेके क्यू तक ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि एम क्यू ए वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से बी कंपोनेंट को अगर मैं ब्रेक करूं, पॉइंट पी से प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो एम से लेके एस तक ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट को या
क्यू आर जो है वो बी के एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एस से लेके पी तक बी के वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास जो आर एक्स है वो इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, जो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ y कंपोनेंट्स। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट होगा आर एक्स आई प्लस आर जे वाई, या फिर रिजल्टेंट होगा ए एक्स प्लस बी एक्स ब्रैकेट में आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट में देन जे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर वो सम होता है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, लेकिन आई कंपोनेंट आप आई के साथ ऐड करेंगे, जे कंपोनेंट आप जे के साथ, और के कंपोनेंट के साथ। अब यहां पे एक और बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि जो रिजल्टेंट आर है, यहां पे ये रेड कलर से जो रिजल्टेंट आर है ए प्लस बी, ये यहां पे एंगल अगर थीटा बनाते हैं तो उस एंगल की वैल्यू क्या होगी। यहां पे सिर्फ हम जो है वो टू एक्सिस या टू डी वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, या फिर tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। तो tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट ये आपको एंगल बता देते हैं रिजल्टेंट का, जो आपके पास अगर इसी तरह एक से ज्यादा वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट निकालना है हमने, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो वो ये होगा x कंपोनेंट्स उन सबका ऐड करके स्क्वायर ले लें, y कंपोनेंट्स उन सबको ऐड करके स्क्वायर ले लें, तो आपके पास मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का आएगा। और एंगल निकालना है तो y कंपोनेंट सबको ऐड कर दें डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट सबको ऐड कर दें और tan इनवर्स ले लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा। ओके जी, स्टेप्स क्या हैं, आपने क्या करना है, पहले x और y कंपोनेंट निकालने हैं, उसके बाद x कंपोनेंट रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बन जाएगा, सारे x कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट का x कंपोनेंट लेने, सारे के सारे y कंपोनेंट्स को ऐड करके y कंपोनेंट रिजल्टेंट का लेने, फिर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट लेना है तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स लेना है तो आपके पास एंगल आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ओके जी, अगर आपके पास एंगल फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वो किस तरह से होगा, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट नेगेटिव होता है जबकि y कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अगर आपके पास x और y पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है जो एंगल आपने निकाला है वही रहेगा, लेकिन अगर आपके पास x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो आपका वेक्टर लाई करता है रिजल्टेंट, लाइक आपने रिजल्टेंट निकाला उसके x और y कंपोनेंट निकाले, x कंपोनेंट तो नेगेटिव आ गया, y कंपोनेंट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है आपका वेक्टर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो आप थीटा निकालेंगे एंगल वो किस तरह से निकालेंगे, जो आपने tan इनवर्स निकाला है वो आप फाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और उसे 180 से माइनस कर दें तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करते हैं, मतलब आपने x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाले, दोनों के दोनों ही नेगेटिव आ गए, इसका मतलब है जो एंगल लाई करे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब आप tan इनवर्स से एंगल निकालेंगे वो फाई की फॉर्म में आएगा, आप उसको 180 में ऐड कर देंगे तो आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बता देगा कि वेक्टर की ओरिएंटेशन क्या है। इसी तरह अगर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स के निकाले और रिजल्टेंट का जो है आपके पास x कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहे हैं जबकि y कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है जो आप फाई एंगल निकालेंगे, मतलब फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x निकालेंगे, उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो आपकी वेक्टर की ओरिएंटेशन आपको पता चल जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है। ओके जी, वापस चलते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो कॉस एंगल्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल जो है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप एक बार देख लीजिएगा एग्जांपल को।
ओके जी, देन वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर कोई वेक्टर आपके पास 2 पॉइंट मतलब आपके पास कोई वेक्टर है P1 टू P2, मतलब कोई एक पॉइंट है P1, एक और पॉइंट है P2, दोनों को ज्वाइन करके आपने एक वेक्टर निकाला है और ये वेक्टर ओरिजिन के हिसाब से नहीं है, तो ये वेक्टर कैसे होगा? OP1 आपके पास पहला वेक्टर है, OP2 आपके पास दूसरा वेक्टर है, तो आपके पास जो P1 P2 वेक्टर होगा वो इक्वल होगा P2 माइनस P1, मतलब P2 के कोऑर्डिनेट में से P1 को माइनस कर दें, ये टर्मिनल है, मतलब आपका हेड यहां पे लाया करेगा P2 पे, और ये आपका टेल है जो आपका P1 का इनिशियल पॉइंट लाया करेगा। डिफरेंस ले लें तो आपके पास ये वेक्टर आएगा। ये अभी हम भी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 पॉइंट्स हो और उनके दरमियान का वेक्टर लेना है तो आप उनके पोजीशन वेक्टर्स को माइनस कर दें। लाइक P1 से P2 का वेक्टर जो होगा वो होगा OP2 माइनस OP1, X2 Y2 Z2, लाइक उसमें से माइनस करें X1 Y1 Z1, मतलब वेक्टर 2 में से वेक्टर 1 को माइनस करें तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा। और उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास P1 P2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके जी, कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है और थर्ड वेक्टर उसको डिवाइड करते हैं n रेशो m में, फॉर एग्जांपल आपके पास PQ एक वेक्टर है, इसको एक वेक्टर R जो है वो डिवाइड करता है n रेशो m में, तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या होगी डिवीजन की? तो इसकी जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, जस्ट सिंपल देखेंगे कि जो वेक्टर R है वो इक्वल होगा आपके पास MB प्लस NA डिवाइडेड बाय M प्लस N। यहां पे आप ये देख लीजिए किस तरह से आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से OP एक वेक्टर है जिसे हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वेक्टर B है जो OQ से रिप्रेजेंट हो रहा है। उन दोनों वेक्टर्स को एक पोजीशन वेक्टर R OR या वेक्टर R डिवाइड करता है n रेशो m में, तो आपके पास वेक्टर R की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर R की वैल्यू आपके पास ये होगी m इंटू बी। m इंटू बी का क्या मतलब है? इसको m इंटू बी, m ये सेक्शन जिसमें डिवाइड हुआ है मल्टीप्लाई कर देने आपने अपोजिट साइड वाले वेक्टर से, n इंटू ए डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहां पे a और b तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि m और n जो है वो स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी का एक केस है। केस ये है कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है OR, मतलब यहाँ पे वेक्टर R जो है OR को रिप्रेजेंट करे, एक्सटर्नली डिवाइड करे तो आप जस्ट प्लस को माइनस करें। और तीसरा केस हमारे पास है अगर ये मिड पॉइंट हो, तब आपके पास क्या होगा? तब आपके पास होगा a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस, ये ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जो है वो कोई वेक्टर P है, x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ थीटा या गैमा बना रहा है, तो किसके इक्वल होगा? cos अल्फा, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसे LMN से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। ओके जी, एग्जांपल है, एग्जांपल फिलहाल हम छोड़ देंगे, एक्सरसाइज ये आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब हमारे पास क्या होगा? जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास दो तरह के रिजल्ट आएंगे, या तो वो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर वो स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होने का रिजल्ट
वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसे हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो दो तरह के वेक्टर के प्रोडक्ट हैं, एक है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ये रिजल्टेंट पे है। अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं। ओके जी, आपके पास अगर ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, वो मल्टीप्लाई होके कोई स्केलर क्वांटिटी आंसर देते हैं तो उन्हें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? वो है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। यहां पे थीटा ए और बी के दरमियान एंगल है। ओके जी, ए डॉट बी इज अ रियल नंबर, मतलब आपके पास जब भी ए डॉट बी होगा आपके पास आंसर जो है वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ए और बी मतलब डॉट प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? जब ए और बी में से कोई एक जीरो हो। अगर दोनों जीरो नहीं है तब ए और बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। क्यों? ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा लेंगे और थीटा पे जब भी 90 डिग्री या परपेंडिकुलर एंगल आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। कॉस की वैल्यू जीरो आएगी तो हमारे पास आंसर भी जीरो होगा। नेक्स्ट थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉस जीरो वन के इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर सेल्फ मल्टीप्लीकेशन की जाए तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसी का स्क्वायर ही हमारे पास आंसर आएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई देन ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि थीटा पाई का मतलब है 180 डिग्री और cos 180 डिग्री हमारे पास माइनस आता है। लाइक आपके पास वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो 4 टू द 8, लेकिन 180 डिग्री एंगल की वजह से आंसर -8 आएगा। ओके जी, कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज है। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के मतलब सेल्फ प्रोडक्ट है। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर आ जाएगा। ये वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और कॉस हमारे पास वैसे ही 0 पे 1 आता है तो आंसर 1 रहेगा। आई डॉट जे, आई और जे दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, यहाँ पे के डॉट आई आएगा तो के डॉट आई जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय। अगर ए और बी के दरमियान हमने एंगल लेने तो वो हमारे पास एंगल किसके इक्वल आएगा? वो एंगल हमारे पास आएगा थीटा, जो कि इक्वल होगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। लाइक आप ये वाला पोर्शन देख लें, इसमें ये वाला पोर्शन जो है वो आपको ए और बी के दरमियान जो है वो एंगल शो करेगा। cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। थर्ड वन इज स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दो वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं उनके साथ डॉट प्रोडक्ट है तो आप दोनों का अलग अलग डॉट प्रोडक्ट लेके उनको ऐड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप पहले जो है वो उनका डॉट ले लें और बाद में जो है वो स्केलर ले लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक आपके पास जो है वो ए डॉट बी करके और बाद में जो है वो स्केलर ले लें। ये कुछ इस तरह से इनकम्प्लीट चीज है, इसमें ये इस तरह से आएगा इज इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट लैम्डा बी। ये कुछ इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी कि आपके पास अगर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी के साथ डॉट हो रहा है तो चाहे आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए से डॉट करें या दोनों को डॉट करके ए से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक वेक्टर है a1i a2j a3k, दूसरा वेक्टर है b1i b2j b3k, उनको आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल चीज इसके जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर दो वेक्टर जो है वो आपके पास डॉट होके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको जो है सिंपली ये कह सकते हैं कि i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करें, j कंपोनेंट j से और k कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई करें और उन्हें ऐड कर दें, तो दो वेक्टर्स का डॉट आपके पास आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्शन है, उससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज डॉट की अगर हमें मिल जाती हैं, ये उसी तरह के a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, और कुछ उसके पॉइंट्स हैं कि अगर 0 डिग्री है तो 180 डिग्री है तो नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आपको जो है वो ये शो किया है कि एंगल किस तरह से होगा, a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a, कम्यूटेटिव लॉ होता है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, और i डॉट i j डॉट j k डॉट k जो है वो 1 होंगे, और i डॉट j j डॉट k डॉट i जो है वो 0 होंगे। अगर a डॉट b करेंगे तो आपके पास पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई, मतलब i को i से, j को j से और k को k से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल अभी हम नहीं कर रहे वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन उससे पहले हमें प्रोजेक्शन का करना है। यहां भी आपके पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी बोल्ड लेटर से शो किया, मतलब ये है a और b दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, वो आ गया आपके पास a b cos थीटा। तो a b cos थीटा का क्या मतलब है, a का मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इसी तरह b डॉट a का क्या मतलब है, b a cos थीटा मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। प्रोजेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा, वर्क डन, ये हमारे पास जो एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की। ये प्रॉपर्टीज उसी तरह a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b अगर 90 डिग्री एंगल हो तो 0 होगा, i j k की फॉर्म में i j j k k जो है वो 0 हो जाता है, a डॉट b cos थीटा हो तो a भी आ जाएगा, और उसके बाद 180 डिग्री हो तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर सेम मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, x x से, y y से, z z से, या i i से, j j से, k k से, और आपके पास जो एंगल है वो इक्वल होगा cos थीटा x कंपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन y का और z का, मतलब ऊपर आपके पास a डॉट b आ गया और नीचे a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड आ गया, वो इक्वल होगा cos थीटा, जिसे हम कह सकते हैं cos इनवर्स की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा, और आगे एक नॉर्मल वेक्टर n रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब a क्रॉस b अगर आप करेंगे तो पहला वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेक्टर होगा और दोनों के दरमियान एंगल साइन थीटा होगा, और उसकी डायरेक्शन n रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल टू द प्लेन। n इज अ यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब ये जिस प्लेन में a और b है ये उसके ऊपर 90 डिग्री पे लाई करेगा। ये आपके पास है कि आपने डायरेक्शन कैसे लेनी है, a क्रॉस b है तो आप a की डायरेक्शन में राइट हैंड को रखें और उसको फिंगर्स को रोटेट कर दें b की डायरेक्शन में, जैसे ये है, ये फिंगर रोटेट होके जा रही है b की डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ है a क्रॉस b, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। इसी तरह अगर b क्रॉस a करेंगे, b को a की तरफ रोटेट करेंगे राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब डाउनवर्ड होगा, तो आपके पास क्या आएगा, b क्रॉस a। और ये कम्यूटेटिव नहीं होता क्योंकि a क्रॉस b इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसको हम डिटेल में यहां पे देख लेंगे। क्रॉस से पहले हम जो है वो प्रोजेक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें एक सिंपल सी चीज, पहले एक डायग्राम आपको, अगर कोई आपके पास दो वेक्टर्स हैं a और b, उनका आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो वो इक्वल होगा a डॉट b। अब b वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b, तो यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो 1 अपॉन b
ए डॉट बी, ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन अदर वेक्टर बी। जिस वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन लेना है आप वो वेक्टर लें, और दूसरे वेक्टर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है उसका यूनिट वेक्टर लें, और दोनों को डॉट कर लें। दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपको कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी निकालें, तो सिंपल तरीका क्या है, आप वेक्टर ए लें, उसका डॉट प्रोडक्ट कर लें वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से, या दूसरे लफ्जों में आप ए डॉट बी करें और डिवाइड कर दें वेक्टर बी से, तब आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ओके जी, इसमें कुछ एग्जांपल अगर है तो देख लेते हैं प्रोजेक्शन के हवाले से। and the angle AB, then the vector perpendicular, हाँ, the find the projection of vector A on the vector B। आपने A वेक्टर पर A वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है B पे। इसका मतलब क्या है, आप वेक्टर A मुकम्मल लेंगे, उसका डॉट करेंगे B से और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको एंगल दिया होगा तो आप क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास जो है वो रूल है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ये है कि आप राइट हैंड को जो है वो फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करें दूसरे की फॉर्म में, तो जो थंब है आपको रिजल्टेंट शो करेगा। ये आपके पास है। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो आपके पास अपवर्ड होगा ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो वो डाउनवर्ड होगा। ओके जी, ऑब्जर्वेशंस उसी तरह से ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी नॉन जीरो वेक्टर, ए क्रॉस बी का अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है तो ए क्रॉस बी कब जो है वो जीरो आता है, जब वो पैरेलल हो या कोलिनियर हो, मतलब दोनों के दरमियान एंगल जो है वो जीरो आ रहा हो, तभी ए क्रॉस बी जो है वो जीरो आएगा। मतलब ए इज पैरेलल टू बी, यहां ये पैरेलल का साइन आएगा कि ए इज पैरेलल टू बी। ए और पी जो है पैरेलल हो तो उनका रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए क्रॉस ए जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस ए का मतलब है ए इंटू ए साइन थीटा, और एंगल जीरो है तो वो जीरो आ जाएगा। अगर एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट जीरो आएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, और अगर एंगल 180 डिग्री है तब भी रिजल्टेंट जीरो आएगा, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है। ओके जी, और नेक्स्ट हमारे पास है इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, यहां पे आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। अगर थीटा पाई बाय टू है तो ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन पाई बाय टू या साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। सेल्फ प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, डॉट में ऐसा नहीं था, डॉट में सेल्फ प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का 1 था, सेल्फ प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे इक्वल होंगे के, जे क्रॉस आई इक्वल होगा आई के, और के क्रॉस आई इक्वल होगा जे के। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, मतलब जे क्रॉस आई करूं तो ये माइनस के होगा। इसमें आप ये देख लें, आप एक एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनाए, उसमें 3 पोजीशन पे आई जे के लिखें। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। लेकिन अगर मैं इसके रिवर्स जाऊं, जे क्रॉस आई मतलब एरो के रिवर्स जा रहा हूं, तो क्या होगा, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, क्योंकि एरो के मैं रिवर्स जा रहा हूं। अगर आपने एंगल निकालना है तो साइन थीटा इक्वल होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है हमारे पास ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ए क्रॉस बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ओके जी, यहां पे ये देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन ए एंड बी एंड एन फॉर्म आर राइट हैंडेड सिस्टम।
थीटा इज ट्रांसवर्स फ्रॉम ए टू बी, लाइक उसी तरह से कि आप एंगल ए से बी की तरफ राइट हैंड से रोटेट करें, फिंगर ऑफ राइट हैंड से रोटेट करें, तो थंब आपको शो करेगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए होगा। ओके जी, ये हमारे पास जो है वो कुछ हमारे पास जो है वो मौजूद थी कुछ एग्जांपल। उसके बाद एक और चीज है इसमें, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन द एरिया इज गिवन बाय 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये एक हमारे पास जो है वो रूल है। ओके जी, दूसरा हमारे पास क्या रूल है, इफ ए बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए क्रॉस बी, देन आपने प्लस कर देना है उसको ए क्रॉस सी से। ये बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की तरह इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके जी, अब फाइनल चीज कि अगर दो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेक्टर्स और उनका हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो वो किस तरह से आएगा। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में आई वाला कंपोनेंट आई से, जे से, के से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ए क्रॉस बी लेना है तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी का, मतलब आई जे के, फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट a1 a2 a3, फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट b1 b2 b3। अगर आपने बी क्रॉस ए करना होता तो पहले आप बी के कंपोनेंट रखते, फिर आप ए के कंपोनेंट रखते। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। आप एक्सपेंड जब करेंगे तो डिटर्मिनेंट सिंपल जिस तरह आपके पास जो है वो एक्सपेंड होता है किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से, लाइक आप आई से एक्सपेंड करेंगे इसको, तो आपके पास इस रॉ और इस कॉलम को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। यह आएगा a2 b3 माइनस b2 a3, और ये आपके पास रिजल्टेंट है। लाइक आई से आपने रिप्रेजेंट की, इसको थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज कर लो। ओके जी, ये देखें, पहले आप आई लिखेंगे, इस पूरे कॉलम और इस पूरी रॉ को नेग्लेक्ट करेंगे। अब इनको देंगे a2 मल्टीप्लाई बाय b3 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय a3, आई a2 मल्टीप्लाई बाय b3 माइनस a3 मल्टीप्लाई बाय b2। ओके जी, उसके बाद माइनस करेंगे, फिर j लिखेंगे, तो इस पूरी रॉ और इस पूरे कॉलम को आप नेग्लेक्ट करेंगे, लाइक इस पूरे को आप और इस पूरे को आप नेग्लेक्ट करेंगे। आपके पास क्या आएगा, a1 b3 माइनस a3 b1, a1 b3 माइनस a3 b1। ओके जी, उसके बाद जब आप k से एक्सपेंड करेंगे तो आप प्लस का साइन लगाएंगे और इस कॉलम को आप और पहली रॉ को आप नेग्लेक्ट करेंगे, तो आपके पास आएगा a1 b2 माइनस b1 a2। ओके जी, अब इसको आसानी से याद रखने के लिए आपने क्या करना है, आई है तो मतलब यहां पे x का कंपोनेंट नहीं आएगा, आई है तो a2 b3, तो क्या होगा b2 a3 हो जाएगा, b2 a3 माइनस लगाएंगे, फिर j है तो इसका मतलब है जो y के कंपोनेंट्स हैं a2 b2 वो मौजूद नहीं होंगे, वो क्या होंगे a1 b3, तो उसका रिवर्स करेंगे a3 b1, प्लस k है तो मतलब 3 वाले कंपोनेंट नहीं होंगे, a1 b2 माइनस b का क्या हो जाएगा 1 और a का 2 कंपोनेंट होगा। ये आपके पास जो है वो रिजल्टेंट देगा a क्रॉस b का जो फाइनल रिजल्ट है, a क्रॉस b का जो फाइनल रिजल्ट है, a क्रॉस b का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो a क्रॉस b का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस फॉर्म में। ओके जी, नेक्स्ट
आपके पास जो है वो इसकी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी। एक तो फर्स्ट ईयर में टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मूवमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स। और दूसरा आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। यह आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। ओके जी, देन हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है, और कोई इसके अंदर खास चीज मौजूद नहीं है जो आपके कोर्स का पार्ट हो। और फाइनल एंड में जो है कुछ समरीज या मिसलेनियस चीजें दी हुई हैं जो आप जो है वो पढ़ लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद इस प्रेजेंटेशन में भी कुछ खास नहीं दिया हुआ, वही चीजें अगेन रिपीट हो रही हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एमसीक्यूज एंड में दिए हुए हैं। एक और चीज जो आपको इसमें बताना लाजमी थी, जो आपके कोर्स का पार्ट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं फोर्स के F1 एंड F2, F1 की वैल्यू बड़ी है F2 से या इक्वल है, इससे फिलहाल कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अगर दो वेक्टर F1 F2 दो फोर्सेज हैं वो अप्लाई हो रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 मल्टीप्लाई बाय F2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल है F1 और F2 के दरमियान। यहाँ पे कुछ हम रूल्स देख लेते हैं। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट आपके पास F1 प्लस F2 मैक्सिमम आता है। मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम उस वक्त होता है एडिशन में जब दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो और दोनों ऐड हो जाएं, या दो फोर्सेस किसी पॉइंट पे अप्लाई हो रही हो और उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम उस वक्त आएगा जब दोनों के दरमियान एंगल 0 हो और सिंपली वो ऐड हो जाएंगी। अगर एंगल 30 डिग्री हो तो वो इक्वल आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट 3 F1 F2, क्योंकि cos 30 अंडर रूट 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा। अगर 45 डिग्री हो तो ये आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 F1 मल्टीप्लाई बाय F2। अगर 60 डिग्री हो तो वो आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 इंटू F2। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अगर जो है वो 120 डिग्री होगा तो आपके पास जो है वो आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। 135 होगा तो सेम 45 डिग्री वाला लेकिन माइनस, 120 सेम 60 वाला लेकिन जो एंड की चीज है वो नेगेटिव हो रही है। 150 पे बिल्कुल सेम 130 की तरह लेकिन दरमियान में माइनस आ रहा है। इसी तरह 180 पे सेम 0 डिग्री की तरह लेकिन दरमियान में नेगेटिव आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कब होती है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की, जब वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और एंगल 180 डिग्री हो, या और मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब एंगल 0 डिग्री और वो दोनों ऐड हो रहे हों। ओके जी, उसके बाद ये देख लें कि अगर दो वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो दोनों का रिजल्टेंट सेम रहेगा। जिस तरह ये है आपके पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अगर दो फोर्सेस ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो और उन दोनों का रिजल्टेंट सेम रहे तो उनके दरमियान क्या एंगल होता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक आया था कि टू फोर्सेस आर ईदर एडिटिंग इन एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मोड but their resultant is same, find the angle between them, then angle between them will be 90 degree. Okay ji, this is the end of chapter vectors. I am very thankful to all of you for your contribution and for listening. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच।